हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज जो है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम सॉल्यूशन जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, इसके पहले लेक्चर में ही हम जो है सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए थे। उसका जो सवाल बचा हुआ था ना, जो प्रॉब्लम उसमें बेस्ड आता है किसमें भाई? तो भाई बोर्ड के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, नीट में और जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है ना, जिसमें सॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल आता है ना, आज हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना वो सारा सवाल करवाएं और फिर इसके बाद जो है हम सॉल्यूशन का लेक्चर बंद कर देंगे। ठीक ना? तो सॉल्यूशन जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आप अगर नहीं अपना सॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं तो आप ग्लांस क्लासेस में प्रभास पांडे यूट्यूब पे टाइप कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा वीडियो मिलेगा। आप घर में भी बैठ करके जो है ना अपना आराम से उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वहां नहीं समझ में आ रहा है फिर आप क्या कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, नहीं कमेंट कीजिए, हम आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं देखिए, तो पहला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब किसके पास जो है ना बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होगा, ये आपको बताना है ना। जिसमें दिया हुआ है 0.01 m Na2SO4, 0.01 m KNO3, 0.0 m यूरिया एंड 0.01 m ग्लूकोज। हम आपको बता चुके हैं कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है पाई ऑब्जर्व, यहां डेल्टा टीबी ऑब्जर्व लिखना है ना, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व जो होता है ये क्या होता है? तो आई इंटू डेल्टा टीबी नॉर्मल ना। मतलब हमको जो है अगर आई का मान पता चल जाए तो नॉर्मल तो सबका सेम ही होगा ना। काहे? तो एम देखिए सबका सेम दिया हुआ है, मोल सब में बराबर है। तब आपको पता था जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है ना। तो यह मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो सब जगह सेम है। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि किसमें आई का मान ज्यादा, नहीं वांट ऑफ फैक्टर। आपको याद आ रहा है कुछ कुछ जो हम पिछले लेक्चर में आपको करवा चुके हैं? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या था? तो पाई ऑब्जर्व बटा पाई कैलकुलेटेड। नहीं तो हम लोग पाई निकाल रहे थे कि अगर यहाँ 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अगर कुछ अल्फा का मान नहीं दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अच्छा देखिए, ये Na2SO4 टूटेगा क्या? अगर Na2SO4 को अगर आप तोड़ते हैं Na2SO4 तो क्या होगा? तो Na प्लस SO4 -2 में टूटेगा ना। अच्छा यहां दो Na2 था, Na था, यहां हम लोग 2 करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि अगर शुरुआत में इसका 1 मोल था तो इन दोनों बेचारा 0.0 मोल था। अभी क्या होगा कि ये अगर अल्फा टूटा है तो इसका 2 अल्फा बनेगा और इसका अल्फा ना। हम पूछे आई बताओ भाई, तो क्या लिखोगे? 1 माइनस अल्फा ने, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1 ने। ये अल्फा ने अल्फा को मारेगा 1 प्लस 2 अल्फा। मतलब अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा बराबर 1, तो कितना आ जाएगा? आई का मान 3। मतलब Na2SO4 का 1 मोल अगर टूटेगा तो हमको 3 मोल मिलेगा। अब तो आप डायरेक्ट जाना कीजिए इसको ना, इसका 2 गो यहाँ 3 गो, इसका आई का मान 3 हो गया, इसके लिए आई का मान 3 हो गया, इसके लिए आई का मान तो KNO3 टूटेगा, KNO3 टूटेगा किसमें? तो K प्लस NO3 माइनस में कितना हो गया? 1 और 1 2, पहले कितना था? 1, आई का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ आई का मान कितना होगा? 2। अच्छा यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये टूटेगा नहीं ना। तो जो जितना इसमें पार्टिकल डिसोसिएशन के बाद है, पहले था उतने डिसोसिएशन के बाद में होगा, टूटेगा ही नहीं बेचारा। उसी तरह है नहीं, तो इसमें आई का मान 1 हो जाएगा। अब हम बताए भी थे इसमें भी आई का मान 1 ग्लूकोज है। तो आई का मान सबसे किसमें आया? इसमें ना। तो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व देखिए आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सबसे बेसी किसमें होगा? इसमें। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नहीं, ये बात आपको क्लियर है
कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आई पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए आई का मान जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा ना। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। दूसरा सवाल दे कि किसके पास जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। यहां बॉइलिंग पॉइंट था ना, अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, मतलब परासरण दाब। हम यहाँ की क्या बोल रहे हैं, तो किसका क्वथनांक सबसे बेसी होगा ना। और यहां हम लिख रहे हैं कि भाई कबाड़ दो सब एग्जाम जो है ना आप लोगों को ऐसे ही करना है, कबाड़ दो सब सवाल को। कोई दिक्कत है तो हमको आप बोलिए, नहीं जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है ना जेई 12 सब ना सबको कबाड़ के रख देना है ना, कबाड़ दो भाई सब सवाल को। नहीं देखिए किसके पास हाईएस्ट तो है, नहीं हाईएस्ट रहने देना चाहिए था, नहीं HEIGHEST नहीं, हाईएस्ट गलती लिख दिए, HIGHT है हाईएस्ट की बात हो रही है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके पास सबसे ज्यादा होगा ये आपको बताना है हमको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब किसके पास परासरण दाब जो है ना वो सबसे ज्यादा होगा। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ए में दिया हुआ, ए में क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। नहीं ए में दिया हुआ है 0.01 m Na2SO4, बी में दिया हुआ 0.0 m KNO3, यहां सी में क्या दिया हुआ 0.015 m यूरिया ना, और डी में दिया हुआ है 0.015 m ग्लूकोज। आपको बताना है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेसी होगा। इस सवाल को आप देखिए और बताइए कि किसमें जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना कि पाई बराबर होता था MRT ना, लेकिन वांडॉप साहब बोले कि भाई आप पाई बराबर MRT मत लिखो, पाई बराबर I इंटू MRT लिखो ना, कि पाई बराबर I इंटू MRT ना। काहे था आई वांट ऑफ फैक्टर था, वो बोल रहे थे कि जो पाई है या जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई उनको सॉल्यूट पार्टिकल भी देखना पड़ेगा ना। तो देखिए सबके लिए भाई टी और आर की बात करो या टी की बात करो, ये सबके लिए सेम हो जाएगा ना। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आई इंटू एम पर डिपेंड करने लगेगा ना। आर वही वैल्यू है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, और ये रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो कितना 298 केल्विन हो जाएगा। मतलब पाई का मान आई इंटू आर टी पर डिपेंड करेगा। चलिए इसके लिए देखिए तो आई कितना होगा 3 ना, 2 गो और 1 3 गो। यहां क्या होगा आई बराबर 2, यहां होगा आई बराबर 1 और यहां होगा आई बराबर 1। एम का मान तो एम क्या है तो मोलरिटी है, देखिए मोलरिटी सब जगह दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं, पाई निकाल रहे हैं, पाई ऑफ Na2SO4 का, पाई ऑफ Na2SO4 कितना होगा तो 3 गुना एम का मान कितना 0.01 ना, कितना आ जाएगा 0.01 ATM 3 ATM ना। अगर हम पाई KNO3 की बात करें, पाई KNO3 की बात करें तो क्या होगा तो 2 इंटू 0.01 कितना आएगा 0.02 एटमॉस्फेयर ना। यूरिया की बात करो भाई, पाई ऑफ यूरिया। तो ये बात आपको आई समझ में, देखिए आर और टी कॉन्स्टेंट है, सबके लिए सेम है, तो पाई बराबर आई इंटू एम आर टी होता है। तो ये सिर्फ किस पर डिपेंड करने लगेगा आई और एम पर, यह दोनों वेरी कर रहा है, देखिए ना सवाल में ना। यहाँ कितना होगा तो 1 गुना
0.015 ना, कितना आएगा 0.015 ATM ना। अगर हम पाई ऑफ ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की क्या होगा 1 इंटू 0.015 मतलब कितना होगा 0.015 ATM ना। मतलब किसका सबसे बेसी आ रहा है पाई भाई, इसका ना Na2SO4 का ना। तो यहाँ हम लोग ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है बबुआ कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बबुआ है आप लोग हैं। चलिए दूसरा सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो भाई, मिटा दें इसको। देखिए हम आपको जो है ना हर एक लेवल का एग्जाम का जो है ना सवाल करवाएंगे, समझ रहे हैं? दिख रहा है आपको कि भाई सब सवाल को जो है ना कबाड़ के रख देना है, समझ रहे हैं? ये सब सवाल आसान आसान बच्चा वाला चीज है। हम आपको पीछे भी एक सवाल करवाए थे, नहीं फिर से उसको करवाएंगे। आईआईटी का जो सवाल हम करवा चुके हैं ना, अगर हमको टाइम मिलेगा तो यहाँ सारा जो है ना एक ही जगह करवाएंगे, फिर से करवाएंगे, आपको फिर से समझना है वो सवाल, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा है सवाल में कि आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है कि कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर Hg2Cl2 in its aqueous solution, in its aqueous solution, in its aqueous solution if 80%, क्या बोल रहा है, if 80% Hg2Cl2 dissociates in solution। क्या बोल रहा है भाई, देखिए तो कि आपको वांट ऑफ फैक्टर मतलब आई कैलकुलेट करना है ना। सवाल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है, हमको उतना लिखने नहीं आता भाई, तुम लोग को ज्यादा अच्छा लिखना था। नहीं, इसके लिए आपको जो है ना वांट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करना है जब 80% डिसोसिएशन होगा। अल्फा का मान दिया हुआ है ना। चलिए पुट करते हैं हम लोग, सॉल्व कर पाइएगा आप लोग कि Hg2Cl2 ये जब टूटेगा नहीं तो क्या देगा, तो Hg2 प्लस 2Cl माइनस ना Hg2 और इस पर जो है 2 चार्ज आएगा, समझ रहे? इस पर जो है 2 चार्ज आएगा। मतलब देखे तो जब इसका शुरुआत में 1 मोल था तो इसका 0 मोल था, इसका 0 मोल था। नहीं, हम बोल रहे हैं अल्फा डिसोसिएट किया है तो इसका अल्फा बनेगा और इसका 2 अल्फा बनेगा। बात क्लियर है कि इसका अगर अल्फा था तो इसका अल्फा बनेगा और ये 2 अल्फा बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, नहीं यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां क्या बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा, यहां बचेगा अल्फा और यहां 2 अल्फा ना। आई बराबर क्या होगा भाई, देखिए तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। इसने इसको मार दिया ना, इसने क्या किया भाई, इसको मार दिया। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? बात क्लियर है? तो आई का मान क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 अल्फा ने अल्फा का मान दिया हुआ है, देखे तो अल्फा दिया हुआ है 80%। मतलब क्या हुआ, तो एक अगर है तो 8% टूटा है ना, तो आएगा 1 प्लस 2 गुना 0.8 कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा आई का मान। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। आई बराबर आपको पता है ना, आपको पता था अल्फा बराबर तो आई माइनस 1 बटा n माइनस 1 ना।
जहां n क्या होगा तो n का मान 3 हो जाएगा ना, n का मान 3 हो जाएगा। अगर ईवी फॉर्मूला आप लगाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन है ना ऐसे ही करके बनाइए। देखिए अल्फा का मान निकल गया ना, ये आपको समझ में आई? क्लियर है? दूसरा सवाल दें आपके लिए? चलो दूसरा सवाल देते हैं ना, चलिए दूसरा सवाल दे रहे हैं आपके लिए। चलिए तो सवाल जो है ना नीट में पूछा हुआ है, याद रखिए, समझ रहे हैं ना कि जो भी सवाल करवा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है और बढ़िया बढ़िया सवाल है, समझ रहे हैं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमको बोलिए ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए सर्टेन सब्सटेंस ए, सवाल देखिए, ए सर्टेन सब्सटेंस ए कोई सब्सटेंस है ना, ए सर्टेन सब्सटेंस ए टेट्रामेराइजेस टेट्रामेराइज हो रहा है नहीं, टेट्रामेराइजेस इन वाटर to the extent of 80%, to the extent of 80%, a solution of 2.5 ग्राम of A, मतलब A का 2.5 ग्राम in 100 ग्राम of water, lower the freezing point, by 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ना, the molar mass of A is, A का मोलर मास आप हम लोगों को बताना है कितना होगा। तो देखिए पहला में दिया हुआ 122, दूसरा दिया हुआ 31, सी में दिया हुआ है 244 और डी में दिया हुआ है 62, डी में दिया हुआ है 62। आपको जो है देखिए क्या बोल रहा है कि कोई ए सब्सटेंस है, कोई ए है, समझ रहे हैं ना, ए कुछ है भाई, जब उसको हम लोग पानी में घोलते हैं ना वो टेट्रामेराइज होता है, मतलब ए 4 गो ए मिल करके A4 का फॉर्मेशन करता है, उसका 4 गो मॉलिक्यूल्स मिल करके। टेट्रामेराइज का मतलब क्या है कि 4 गो ए मिल करके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, और कितना तो 80% हो रहा है इसका टेट्रामेराइजेशन, मतलब एसोसिएशन 100% नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 80% हो रहा है। तब बोल रहा है कि उस सॉल्यूशन में ए का कितना है भाई, तो 2.5 ग्राम है, और 100 ग्राम वाटर में घोलने से क्या हो रहा है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन सब पढ़ा है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना से, तो 0.3 से। तो आपको ए का मोलर मास बताना है, कौन बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए ना। बात क्लियर, हमको आई निकालना पड़ेगा ना, आई पहले निकालते हैं, चलिए बनाते हैं, हमने बन जाएगा आपसे। मतलब टेट्रामेराइज का मतलब क्या है, तो 4 गो जब हमने ए लिए है ना, तो इससे क्या हमको मिला, A4 का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर इसका शुरुआत में 1 मोल, इसका 4 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो हम अगर शुरू में 4 मोल लें तो बोलेंगे इसका 1 मोल बना होगा। तो अगर इसका शुरू में 1 मोल था तो इसका एक अल्फा, अगर हम मान लीजिए इसका अगर डिसोसिएट किया अल्फा टूटा तो शुरू में 0 था, इसका कितना बना होगा, तो अल्फा/4 नहीं, इसका अल्फा/4 बना होगा। तो 1 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, यहां देखिए तो अल्फा/4।
हम क्या बोल रहे हैं कि इसके 4 गो से इसका 1 गो बन रहा है। हम बोले अगर इसका 1 होता तो इसको बोलेगा 1/4 बनेगा, नहीं। जब इसका टोटल 4 है तो इसका 1/4 बन रहा है, तो जब टोटल 1 हो तो इसका 1/4 बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि हम आपको बोल रहे हैं कि भाई जब मेरे पास 4 टका था ना, तब हम आपको 1 टका दिए, 1/4 दे दिए ना। तो जब मेरे पास 1 टका हो तब तो बोलेगा सर 25 पैसा दीजिएगा हमको ना। तो यहाँ वही बात तो हो रही है ना कि तो यहाँ आई का मान अगर हम आपसे पूछें कि भाई आई बताओ, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/4। एसोसिएशन हो रहा है ना, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है। देखिए तो यहां से कितना आएगा, तो 1 माइनस 3 अल्फा/4 ना। और बोल रहा है कि अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.8। 80% एसोसिएशन हो रहा है, 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो क्या हम पुट करेंगे, आई बराबर तो 1 माइनस 3 गुना 0.8 डिवाइड बाई 4 ना। अगर आप यहां से पुट कीजिएगा तो आई का मान कितना आ जाएगा, कुछ भी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कितना हो जाएगा, तो 0.2 ना, यहाँ 0.6 मतलब 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, तो आई का मान आएगा 0.4। बात क्लियर है? आई का मान कितना आ गया, 0.4। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होगा कि डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम ने। एम का जा क्या है, तो मोलरिटी है, मोलरता है, मोलरता। तो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात हो रही है ना, तो आई इंटू के एफ इंटू एन। ये कितना दिया हुआ है, तो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आई का मान 0.4 इंटू एम क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ने। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो मास बटा मोलेकुलर मास किसका, एक का, डिवाइड बाय 100 ग्राम में ना, हमको तो 1 केजी में चाहिए, तो 1000 से भाग दे देंगे ना। यहां से आप इसको काट दीजिएगा, ऐसा करके एगो और काट दीजिएगा ना, कितना आ जाएगा, तो 0.4 इंटू 2.5 बटा एम ए गुना 10/1 ना। तो 25 का कितना आ जाएगा। यहां से अगर आप एम ए का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, एम ए का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, के एफ का मान नहीं रखे ना, के एफ का मान होता है 1.86 वाटर के लिए। वाटर के लिए के एफ का मान हम आपको पहले भी करवा चुके होंगे, 1.86 आता है पर मोल केल्विन ना, ये हम आपको करवा चुके हैं। यहां से अगर आप वैल्यू रखिएगा 1.86 तो आएगा इसका 62 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास एम का कितना होगा, 62 ग्राम, मतलब डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए हमको। इतना बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सवाल समझ में आया, ये सवाल समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, हमको ये बताइए। सवाल जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कीजिए इस सवाल को ना, सवाल जो है नोट कीजिए। अच्छा दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से, लाइट वाइट सब बढ़िया है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है? बताइए, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? लाइट थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, नहीं? अच्छा कोई बात नहीं भाई, उतना दिख जाएगा आप लोगों को ना। चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं। देखिए आई का मान कहां कहां यूज हो रहा है, ये आपको कुछ आइडिया आ रहा है? देखिए ये सवाल अब बार बार आप बनाइए, पहले थ्योरी पढ़िए बढ़िया से, कंसेप्ट समझिए एकदम अच्छा से, उसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर आप जो है ना वीडियो बार बार देखिए। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, 2 बार देखने से आपको जरूर समझ में आएगा ना। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं ना।
बोला कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना, वो कोशिश कीजिए ना कि अंग्रेजी में पढ़ने का ना। भाई हम ये नहीं बोलते हैं कि अंग्रेजी आपको जानना एकदम नेसेसरी है, ये भी नहीं बोलते बिना अंग्रेजी का काम नहीं चलेगा। भाई हम लोग हिंदी भाषी है ना, हिंदी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई ग्लोबल लैंग्वेज है ना। अच्छा कोई सीखने में क्या दिक्कत है भाई, हम अगर अंग्रेजी जान गए तो उससे घाटा क्या है, हमको ये बताओ। तो जहां आपको कोई चीज सीखने से कोई घाटा नहीं हो रहा है ना, उसको सीख लेना चाहिए ना। अगर आपको 10 लैंग्वेज आता था, बच्चा अच्छी बात है ना कि आपको जो है भारत में बोले जाने वाली 10 भाषा का नॉलेज है, तो और अच्छी बात है। तो भाई अंग्रेजी थोड़ा सीखना है ना। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m KCl सॉल्यूशन, 1 m KCl solution at 27 degree centigrade, which is dissociated to the extent of 75%, 75% at this dilution। कि जब डाइल्यूशन का मतलब हमको पतला कर रहे हैं ना, कि भाई देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m KCl solution at 27 degree centigrade which is dissociated to the extent of 75% at this dilution। इसका क्या मतलब होगा भाई कि बेचारा अल्फा का मान आपको दे दिया, पूरा ना 100% ने डिसोसिएट हुआ है ना। तो हमको सबसे पहले भाई क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर I इंटू एम आर टी ना। m का मान दिया हुआ है ना, 1 m लिखा हुआ है, r का मान हमको पता है, टेम्परेचर में जो I मान कैलकुलेट कर रहा है ना, तो I KCl के बारे में बोल रहा है ना कि KCl बेचारा टूटा होगा ना, ऐसे करके टूटेगा ही क्या, तो K प्लस प्लस Cl माइनस में ना। तो शुरुआत आई निकालने का सबसे अच्छा मेथड ये, फॉर्मूला वगैरह भूल जाइए ना, जितना ही फॉर्मूला भी हम निकलवाए थे ना, अल्फा बराबर क्या होता है I माइनस 1 बटा n माइनस 1, या ये डिसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में था I माइनस 1 बटा 1 बाय n माइनस 1। ये सब बेकार चीजें, समझ रहे हैं ना। आपको यही चीज याद रखना है कि भाई ये शुरुआत में 1 था, तो ये शुरू में 0 था, ये टूटा कितना अल्फा, देखिए पूरा नहीं टूटा है, 75% टूटा है, तो इसका अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बनेगा। हम बोले फाइनल निकालो भाई, तो 1 माइनस अल्फा होगा और इसका अल्फा होगा ना। कितना आएगा I बराबर, तो बोलेगा सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, इस अल्फा ने इस अल्फा को मारा, कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए अल्फा यही दिया हुआ है 75%, इसका क्या मतलब है 0.75 ना। तो देखिए तो I का मान कितना आ गया 1 प्लस 0.75 ना, कितना आएगा 1.75 I बना। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कितना आएगा, तो पाई बराबर I का मान हम लोग निकाल चुके 1.75, m का मान 0.082 गुना T का मान कितना होगा 300 केल्विन ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं आप लोगों को आता है ना, इस फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ऐसे बदलते हैं, फॉर्मूला आता है C डिवाइडेड बाय 5 बराबर F माइनस 32 डिवाइड बाय 9 बराबर K माइनस 273 बट्टा 5। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है ना कि तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलेंगे, तो 5 कट जाएगा ना, लेकिन C बटा 5 बराबर K माइनस 273 बटा 5 ना, 5 को हमारा C बराबर क्या आ गया K माइनस 273। यहाँ से मुझे K बताओ भाई, तो C प्लस 273 ना, कि अगर केल्विन में हमको टेम्परेचर चाहिए तो सेंटीग्रेड में कितना जोड़ दो भाई 273, तो जोड़ दिए कितना आ गया 300 आ गया ना। यहां से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा
तो कितना आएगा भाई, तो 43.05 ATM। ये कितना आएगा, 43.05 ATM। ये सवाल आपको समझ में आया। हम आपको केल्विन को भी जो है ना कैसे बदलते हैं वहां बदल के आपको दिखा दिया ना कि केल्विन को हम लोग कैसे बदलेंगे। उसमें बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको ये होता, बात क्लियर हो रहा है कि आपको जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी बात क्लियर हो रहा है थोड़ा सा या नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग आगे सवाल देखते हैं ना, आगे सवाल देखते हैं। देखो तो ये सवाल जो है ना आईआईटी में पूछा हुआ है, ये सवाल भी जो है आईआईटी में पूछा हुआ है। क्या है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बीपी ने बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हैं ना, बीपी बढ़ गया आपका। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.61 ग्राम 0.61 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक, अच्छा कटकुट हो गया नहीं, बेंजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, तो C6H5COOH ना। कैलकुलेट द बीपी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.61 ग्राम बेंजोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2 ना, कार्बन डाइसल्फाइड की बात हो रही है। 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड इसको बोल रहे हैं, एज्यूमिंग 84% डाइमेराइजेशन ऑफ एसिड, डाइमेराइजेशन ऑफ एसिड, कितना एसिड डाइमाइल हो रहा है, आपको क्या क्या करना है, देखो बीपी दिया हुआ एंड केबी, कि बीपी एंड केबी 4 CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसी में घुला हुआ है ना, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट करना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड ना, एंड 2.3 केल्विन केजी पर मोल ने, केल्विन केजी पर मोल रिस्पेक्टिवली मतलब समझते हैं ना, क्रमशः मैंने बीपी का मान ई है और केवी का मान ई है। क्या बोल रहा है कि किसी आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किसी सॉल्यूशन का, किसके सॉल्यूशन का, तो बेंजोइक एसिड और कार्बन डाइसल्फाइड का, कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजोइक एसिड के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्या दिया हुआ है, तो 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में घुला हुआ है, 0.61 ग्राम बेंजोइक एसिड जो है जी 50 ग्राम CS2 में घुला हुआ है, और बोल रहा है कि 84% डाइमेराइजेशन हो रहा है, तब आपको जो है ना निकालना है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
चलिए 84% हो रहा है डायमराइजेशन में, मतलब क्या हो देखिए तो डाइमर बन रहा है, मतलब 2 इंटू C6H5COOH से इसका जो है C6H5COOH का होल 2 बन रहा है, डाइमर हो रहा है ना। मतलब हम बोलें कि अगर इसका शुरुआत में तुम्हारा 1 था तो इसका 0 था ना, ये अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना बना होगा, अल्फा बाई 2। हम अभी आपको समझाए कि अगर आपके पास दुगना था तो 1 बन रहा था ना, तो आपके पास 1 होता तो वो आधा बनेगा, हमेशा आपका आधे बनेगा ना। तो यहां से लिखेंगे फाइनल क्या होगा 1 माइनस अल्फा, यहां होगा अल्फा बाई 2 ना। आई का मान क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना आएगा, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, और अल्फा का मान दिया हुआ है 0.84, इतने 80% डाइमर हो रहा है ना। तो वैल्यू रख दो यहां पे, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर जो है आई बराबर, लाइट में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, चलो नहीं आ रही, लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ठीक हो गया ना। देखो तो अब यहां पुट कीजिए, करना आएगा तो 1 माइनस 0.42 ना, 1 माइनस 0.42 कितना आ जाएगा भाई, तो 0.58। आई का मान हमको निकल गया 0.58 ना। चलो अब मेरे पास क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी बराबर, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू केवी इंटू एम ना। हम लोग को सबका मान दिया हुआ है, आई का मान निकाल चुके हैं 0.52, 0.58 कैलकुलेट कर चुके हैं ना, गुना केवी का मान कितना दिया हुआ है, तो 2.3 ना। एम का मान हमको, तो एम क्या होता है, मोललिटी ना, एम क्या होता है भाई आपका मोललिटी, तो 0.61, 0 मोल पर केजी ना। इसका कितना ग्राम दिया हुआ है बेंजोइक एसिड का, इतना, इसका क्या करें, मास बटा मोलिकुलर मास, मोल आ जाएगा। मोलिकुलर मास कैसे निकाला है, तो 12 6 72, 72 और 6 78, 78 और 12 कितना हो जाएगा, 78, 2 80 90, 90 में 16 गुना 32 कितना आएगा, 122। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, इसका मोलिकुलर मास निकालना है ना, मास बटा मोलिकुलर मास, मोल आ जाएगा। और मोल, और यहां कितना आया देखिए तो 50 ग्राम है ना, तो 50 बटा 1000। बात आ रही है आपको समझ में, सब वैल्यू आप पुट कीजिएगा। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं सर टीवी माइनस टीवी नोट, और ये कितना आ रहा है देखिए तो, ये कितना आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.1334 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 0.1334 डिग्री सेंटीग्रेड ना। यहां से अगर हम पूछे भाई कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, तो उधर जाके जुड़ जाएगा, टीबी नोट प्लस 0.1334 ना। ये टीबी नोट का मान दिया हुआ है 46.2 प्लस 0.1334 कितना ये आएगा, जोड़ने के बाद आएगा कितना, तो 46.3334 डिग्री सेंटीग्रेड ना। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, ये आपको इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये आपको पता चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये आईआईटी का सवाल है कि आपको बोल रहा था कि कोई बेंजोइक एसिड है, 50 ग्राम पाया, उसको कार्बन डाइसल्फाइड में घोल दिया है, समझ रहे हैं ना, तो उस सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा अगर 84% डाइमेराइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। बात क्लियर है। देखिए तो एक और हम सवाल दे रहे हैं, एक और सवाल दे रहे हैं, मिटाएं इसको। ये सवाल अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं आपको जरूर समझ में आएगा। और ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सॉल्यूशन आपका खत्म कर चुके हैं, हम सॉल्यूशन आपका जो है वो खत्म कर चुके हैं। आपको जो है बस रिवीजन करना पता है। एक बार देखिए,
समझाने के लिए तो हम यहाँ है ना, रटने के लिए आप तैयार रहिए ना, हम आपको समझाते जाएंगे, आपको पूरा रटना है। और देखिए जो चीज आपको नहीं समझ में आए ना, बार बार आप उसको करो, देखो 2-3 बार, वो जरूर आपको क्लियर होगा। कि एक बार में कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज को बार बार करना है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि 1.7% ए 1.7% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम आपको पता है ना, हम शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि भाई वेट बाय वॉल्यूम ये सब कंसंट्रेशन टर्म है, इसको जो ना पूरा क्लियर करना है। सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, नाम इसका जानते हैं आप, AgNO3 ना, AgNO3 इज आइसोटोनिक with a 3.4% weight by volume, a 3.4 weight by volume solution of glucose, calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation for सिल्वर नाइट्रेट। कि सिल्वर नाइट्रेट के लिए आपको अल्फा का मान बताना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन है, 1.7% द्रव्यमान आयतन सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का, जो समपराशरी है 3.4 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ग्लूकोज के विलयन का। आपको सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। और बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक में समझते हैं ना, समपराशरी, कि दो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब क्या हो, बराबर हो। तो हम देखें क्या बोले कि पाई किसका, AgNO3 का बराबर होगा पाई C6H12O6 का ना। मतलब अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपराशरी विलयन ना, इसको हम पढ़ा चुके हैं हम आपको कि दो विलयन को हम लोग समपराशरी विलयन बोलते हैं, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब बराबर हो। तो देखिए यहां हम लोग क्या लिखेंगे, यहां अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, MRT ऑफ AgNO3 ये बराबर होगा MRT ऑफ C6H12O6 ने। देखिए RRT दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो जो मोलरिटी AgNO3 का वो बराबर होगा मोलरिटी किसका, तो ग्लूकोज का। बात समझ में आ रही है कि हम बोल रहे हैं कि मोलरिटी M ऑफ AgNO3, M वही होता है ना, M है मोलरता, मोलरिटी, ये M C6H12O6 के बराबर होगा। अब ये कैसे निकालते हैं, तो मोल पर लीटर में, और मोल बराबर क्या होता है, तो मास बटा मोलिकुलर मास। तो मास देखिए कितना दिया हुआ है कि 1.7% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब समझ रहे हैं ना कि 100 ग्राम विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का 1.7 ग्राम प्रेजेंट है। ये सब आपको समझ में आता है कि समझ दिक्कत है भाई? अगर यही सब आपको नहीं समझ में आएगा फिर ये बड़ा बड़ा सवाल आपको कैसे समझ में आएगा। यहां हम आपको ये सारा चीज करवा चुके हैं कि 1.7% W/V का क्या मतलब है, तो 100 ml वॉल्यूम में
1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है, मतलब इसका हमको मास मिल गया ना। तो मास कितना हो गया, तो 1.7 बटा इसका मोलेकुलर मास, AgNO3 का मोलेकुलर मास हमको निकालना है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, काहे तो हमको I बराबर क्या होता है समझिए तो नॉर्मल मोलेकुलर मास बटा एबनॉर्मल मोलेकुलर मास ना। चलिए यहां से हम लोग कैलकुलेटेड मास निकाल रहे हैं भाई, कि कैलकुलेटेड मास आया कितना, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये देखिए एबनॉर्मल पर जो है ना सवाल आ गया कि यहां हम लोग आई निकालेंगे नॉर्मल मोलेकुलर मास बटा एबनॉर्मल, तो ये एबनॉर्मल ही आएगा ना। का है तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो मास कैलकुलेटेड होता है वो नॉर्मल वैल्यू से अलग होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1.7 बटा मोलेकुलर मास ऑफ AgNO3, 1 लीटर में ना, तो यहां दिया हुआ 100 ना, 100 ml में 1000 से भाग देते हैं बराबर, यहां क्या होगा, तो इसका मास कितना दिया हुआ है, 3.4 में 3.4 ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का C6H12O6 मोलेकुलर वेट कितना होगा 180। हम बहुत बार बोल चुके हैं ना, इसका आपका जो है मोलेकुलर वेट कितना होगा, तो 180 होगा, और डिवाइड बाय 100 बटा 1000 ने। यहां इसका भी तो वही दिया हुआ ना कि 100 ग्राम में 3.4 ग्राम उपस्थित है कौन, ग्लूकोज, तो इसने इसको मारा नहीं, तो यहां से क्या होगा देखिए, तो 1.7 ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ AgNO3 बराबर, तो 3.4 बटा 180, इसने इसको मारेगा 2 बार में, तो यहां से मोलेकुलर मास ऑफ AgNO3 कितना आ जाएगा, ये 90 बार में मार दीजिए ना, कितना आएगा 90 ग्राम पर मोल। अच्छा देखिए ना भाई, ये जो जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किए तो AgNO3 का मास कितना आ गया 90 ग्राम पर मोल। अच्छा नॉर्मल मास इसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका नॉर्मल मोलेकुलर मास क्या होगा, नॉर्मल मोलेकुलर मास ने, तो इसमें क्या देखा Ag है ना, तो Ag का होता है 108, Ag n का मान चौक दे ना, n का मान चौक दे प्लस 48 ना, AgNO3, तो सिल्वर का होता है मोलेकुलर मास 108, इसका होता है 14, इसका होता है एगो का 16, तो 3 का 48 ना, कितना आएगा यहां से, दो दीजिए इसको 50 ना, 62 170 हो जाएगा ना, 170 ग्राम पर मोल। बताओ भाई कि सही सही में बेचारा का 170 था और घटा करके 90 बोल रहे हो, क्या बदतमीजी है, नहीं कम कर दिया ना, ये बेकार वाली बात हो गई, समझ रहे हैं ना, कि ये जो है एकदम बेकार वाली बात है, समझ लो तुम लोग ना, बात क्लियर है। चलो यहां से I का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो I क्या होता है, तो नॉर्मल मोलेकुलर मास बटा एबनॉर्मल मोलेकुलर मास ना, इसको काटिएगा यहां से, नॉर्मल मोलेकुलर मास बटा एबनॉर्मल मोलेकुलर मास, जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आएगा कितना था 1.89, मतलब I का मान कितना आ गया 1.89। बहुत बढ़िया बात। चलिए लेकिन ये I निकला, हमको तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां से हम लोग I निकाल लिए ना। अब चलिए AgNO3 बेचारा टूटा ना, AgNO3 टूटेगा तो क्या देगा, तो Ag प्लस NO3 माइनस ना, यही ना, ये बात आपको समझ में आई। पहले हम लोग क्या किए, तो I निकाले, मोलेकुलर एबनॉर्मल मोलेकुलर मास निकाल दिए, I बराबर क्या होता है, तो नॉर्मल मोलेकुलर मास बटा एबनॉर्मल मोलेकुलर मास ना, कि सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा असामान्य आणविक द्रव्यमान, I निकाल लिए। अब क्या होगा, इसका शुरू में 1 मोल था, इसका 0 था, इसका 0, अल्फा टूटा, ये अल्फा ने कितना आएगा, तो 1 माइनस अल्फा बराबर ये अल्फा, I का मान क्या होगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस, इस दोनों को मारेगा, I बराबर कितना आएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस अल्फा, I का मान कितना है, तो 1.89 बराबर 1 प्लस अल्फा, यहां से अल्फा बराबर क्या आएगा 0.89%, 0.89, इसका मतलब समझ रहे
कि डिसोसिएशन पूरा नहीं हुआ है AgNO3 का। कितना हुआ है? तो 89% डिसोसिएशन हो रहा है। यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। अच्छा सवाल था ना, कि ये जो है बढ़िया सवाल था नहीं, कि भाई हम लोग को अल्फा निकालना था, पहले आई निकाले, आई से फिर अल्फा निकाले, पता चला कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो ग्लूकोज वाले विलयन में पूरा पूरा नहीं टूट रहा है। कितना टूटा? 89% टूटा। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका, हमको ये बताइए। मिटाने इसको। एक सवाल जो हम जो है पहले ही आपको करवा चुके, इसको नोट कीजिए आप लोग ना। IIT का हम एक सवाल आपको करवाए होंगे ना, IIT का जो है हम आपको एक सवाल करवाए होंगे जो शायद आपको याद हो। ये सवाल हम फिर से आपको करवा रहे हैं। ये सवाल जो है ना हम फिर से आपको करवा रहे हैं। ये सवाल हम एक बार करवा चुके हैं, लेकिन ये सवाल जो है आपको फिर से समझाते हैं। देखिए तो बड़ा मजेदार ट्रिक से बनेगा तुरंत ना, ये तुरंत बन जाएगा। देखिए ये सब सवाल अगर आप बनाने लगते हैं ना, फिर आप जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट होगा ना। देखिए बोर्ड में तो रिजल्ट हो ही जाएगा नहीं। बोर्ड में जो है ना आप लोग बोर्ड के लिए बहुत परेशान रहते हैं। हम क्या बोले, अगर बोर्ड आपको करना है तो मेरा थ्योरी बढ़िया से पढ़िए, हल्का हल्का वाला न्यूमेरिकल चीजें जो करवाते जाते हैं, आपका जो है ना बोर्ड आराम से निकल जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग इस पर। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर। ये सवाल कैसा है, ये भी जेई में पूछा हुआ सवाल है। फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन and pure toluene in the solution with टोटल वेपर प्रेशर। देखिए बी टोटल दिया हुआ है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है कैसा दिया हुआ है, तो 100 प्लस 60 इंटू एक्स बी ने। मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ना वो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन का फंक्शन है, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, तो भाई वेपर प्रेशर निकालना है प्योर बेंजीन का और प्योर टॉल्यूइन का। इस सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या है, तो VT बराबर टोटल वेपर प्रेशर 100 प्लस 60 इंटू XB के बराबर दिया हुआ है ना, XB के बराबर दिया हुआ है। चलिए करते हैं हम लोग ना। अच्छा देखिए तो हम लोग रॉड्स का नियम पढ़ चुके हैं ना, आपको याद होगा सारा। तो इसमें भी XA प्लस XB बराबर क्या होता है भाई, 1 ना। तो हम ऐसा लिखें X ऑफ टॉल्यूइन प्लस X ऑफ बेंजीन बराबर 1, नहीं X ऑफ टॉल्यूइन प्लस X ऑफ बेंजीन बराबर 1। तो X ऑफ टॉल्यूइन कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस X ऑफ बेंजीन। और रॉड्स लॉ क्या बोलता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है, PT लिख रहे हैं ना, VT लिख दिए, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, PT बराबर तब P नॉट, अगर बेंजीन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तब P नॉट BXB प्लस P नॉट TXT ना, है ना। नहीं चलो भाई पुट करते हैं XT का मान, तब P नॉट B XB प्लस
पी नॉट टी इंटू 1 माइनस एक्स बी ना। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब पीटी बराबर क्या होगा भाई? पीटी बराबर पी नॉट बी एक्स बी प्लस यहां क्या होगा? पी नॉट टी माइनस पी नॉट टी इंटू एक्स बी। बात क्लियर? ये टोटल प्रेशर है ना। चलिए टोटल प्रेशर किसके बराबर दिया हुआ है? यहां रख रहे हैं 100, कंपेयर कर रहे हैं 100 प्लस 60 इंटू एक्स बी बराबर। यहां देखिए तो यहां हम लोग क्या लिखते हैं? पी नॉट टी प्लस यहां से एक्स बी कॉमन लेना। एक्स बी अगर कॉमन लेना यहां क्या बच जाएगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी ना, ये बचेगा ना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी। कंपेयर करो दोनों इक्वेशन, ये इसके बराबर है तो ई वाला इसके बराबर होगा, ई वाला इसके बराबर होगा ना। मतलब पी नॉट टी कितना हो जाएगा? पी नॉट टी तो बोलेगा सर 100। यहां से क्या बोलेगा सर? पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, ये किसके बराबर होगा? 60 के। जहां पे पी नॉट टी हम लोग 100 निकाल चुके हैं तो पी नॉट बी बराबर क्या होगा? तो बोलेगा सर 60 प्लस 100 ने कितना आ जाएगा? 160। मतलब हमको बेंजीन का भी प्योर वेपर प्रेशर मिल गया और टॉल्यूइन का भी प्योर वेपर प्रेशर मिल गया। लेकिन हमको एक बात बताइए आप, क्या इतना लंबा से इसको बनाइएगा? इतना लंबा से नहीं बनाएंगे। शायद आपको पता होगा ऐसे करके हम लोग फिगर बना रहे थे ना, ऐसे ऐसे समझ रहे हैं। यहाँ हम लोग लिख रहे थे एक्स ऑफ, मान लीजिए बेंजीन बराबर कुछ है ना, एक्स ऑफ बेंजीन यहाँ 1 है, एक्स ऑफ टॉल्यूइन यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स ऑफ बेंजीन 0 होगा तो एक्स ऑफ टॉल्यूइन 1 हो जाएगा ना। तो बताइए एक बात कि जिस समय एक्स ऑफ बी, अब इतना हम लोग नहीं करने जाएंगे, इतना करेंगे आईआईटी का सवाल है, इतना थोड़ी करने जाएंगे हम लोग भाई क्या करेंगे? तो जिस समय एक्स बी 0 था उस समय प्योर सॉल्यूशन में कौन था भाई? सिर्फ और सिर्फ टॉल्यूइन ना। तो यहां देखिए तो पीटी बराबर क्या दिया हुआ है? तो 100 प्लस 60 इंटू एक्स बी 0 तो पीटी किसके बराबर हो गया भाई? तो 100। और उस समय सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल्यूइन है, इसीलिए किसका प्रेशर हो गया? तो प्योर टॉल्यूइन का कितना आ गया? 100। प्योर टॉल्यूइन का प्रेशर कितना आ गया? 100 आ गया ना। अब हम बोल रहे हैं कि जिस समय टॉल्यूइन 0 था उस समय तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन था, तो पी टोटल किसके बराबर होगा? बोलेगा सर 100 प्लस 60 इंटू 1 के ना। जिस समय सिर्फ और सिर्फ बेंजीन था उसमें यही था ना, तो कितना आ जाएगा? 160। मतलब देखिए तो अब पी नॉट बी बराबर 160 आ गया और पी नॉट टी बराबर 100 आ गया। तो इतना लंबा करने की कोई बातें नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो भी जो है ना आपके लिए यूजफुल होगा नहीं। और आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर बंद करते हैं, ठीक ना। अगर मन करेगा तो कई बार फिर से बना देंगे कुछ कुछ अगर आया तो, लेकिन हम आपका सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो अब हम नेक्स्ट जो है ना कोई और नया चैप्टर केमिस्ट्री का लेकर के आएंगे 12 के लिए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।